सोडी साहब नमस्कार। और आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष भी हो रहा है। आपका हमारा मिलना कई वर्ष हो गए थे मिले हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। मैं ग्रोथ के मॉडल के तौर पर, इकोनॉमी में ग्रोथ के मॉडल के तौर पर एक ये छोटा सा भारतीय मॉडल जो वास्तव में कोई राजनीतिक प्रयोग नहीं है, हमारे डीएनए में है ऐसा एक प्रयोग, इसको आप कैसे देखते हैं? और साथ में आप अमूल की एक यात्रा है और अमूल के साथ आपके जुड़ाव की यात्रा है, उसके मतलब हम यात्रा का शुरुआत बताएं। और अभी तो जब आप जुड़े तब ये यात्रा कैसी थी, अब आज स्थिति क्या है, ये जानना चाहूंगा। चलिए, मैं धन्यवाद हितेश जी और पंचजन्य कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म दिया एक सहकारी संस्था से जुड़े आदमी को अपने विचार रखने का। और आज के प्रक्षेप में जो आपने बताया एक छोटा सा प्रयोग, मैं इसको छोटा सा प्रयोग नहीं कहूँगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य के लिए, भारत के लिए, मैं जब भारत कहता हूं तो आप समझिए मैं इंडिया या अर्बन इंडिया की नहीं बात कर रहा, जो कि ज्यादा मीडिया वाले बात उसी के बारे में सोचते हैं, उसी की बात करते हैं, जो ग्रामीण भारत को मिला के जो भारत है। देखिए, मैं पिछले 40 साल से अमूल में हूं। मैं बताऊंगा कि 40 साल पहले क्या था अमूल और आज क्या है, बात का विषय। पहले जो ये प्रयोग है, देखिए जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सहकारिता विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया और उसकी बागडोर एक बहुत ही काबिल और डिलीवरी वाले कैबिनेट मिनिस्टर को, तो कई लोगों को बोला ये क्या हुआ है, सहकारिता क्या है, इसका क्या है रोल है, लोगों के समझ में नहीं आया। देखिए, अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, भारत और इंक्लूडिंग पूरा विश्व देख लें, अभी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, इसको के टाइप ग्रोथ कहते हैं। कुछ लोग की संपत्ति बढ़ती जा रही है 1x, 2x, 10x, 100x, और जो नीचे के लोग हैं उनकी आय दिन दिन घटती जा रही है। जो डिस्पैरिटी है, अमीर लोग और जो नीचे की बढ़ती जा रही है। सेम भारत में अर्बन और जो ग्रामीण भारत के बीच में डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। और सहकारिता, देखिए सहकारिता क्या है, सहकारिता एक बिजनेस ओनरशिप का मॉडल है। आप कोई भी बिजनेस करना हो, धंधा करना हो, एंटरप्राइज करनी हो, तो क्या करते हैं, या तो आप 100% ओन आपका होता है, पार्टनरशिप में बनते हैं, प्राइवेट कंपनी बनती है, पब्लिक। पर सहकारिता है कि इसकी ओनरशिप इसके जो सप्लायर है या इसको जो सर्विस देते हैं या उस सर्विस का भोग करते हैं, वो इसके मालिक होते हैं, ताकि जो भी उसका मुनाफा हो, नुकसान हो, वो उनको शेयर हो, ना कि कोई बीच वाला हो। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपको सहकारिता आज के जमाने में कितनी इंपॉर्टेंस है, क्यों भारत की इकोनॉमी में 3S मानता हूं। 3S, स्मॉल फार्मर, स्मॉल ट्रेडर और रिटेलर और स्मॉल कंज्यूमर। ये जो मॉडल को अभी आप देखिए, जितने भी पिछले 10-15 सालों में विश्व में और भारत में खासकर जो मॉडल सक्सेसफुल हो रहे हैं और होने वाले हैं, चल रहे हैं, जिनका वैल्यूएशन बहुत बढ़ रहा है, कौन से हैं? जोमेटो क्या है, उबर क्या है, अमेजॉन क्या है। छोटे लोगों को इकट्ठा किया, उनकी सर्विस रिसोर्स को इकट्ठा किया, उनको प्लेटफॉर्म किया, उनको ब्रांडिंग किया और उनको आपको 20-30% प्रॉफिट लेके बेचा। और सहकारिता अगर यही होता तो वो खुद लोग सहकारी संस्था को करती, खुद सोर्स करती, खुद मार्केटिंग करती, और जो 20-30% आप प्रॉफिट की बात करें, या को सप्लायर को मिलता या जो कंज्यूमर उसको मिलता। ये है। तो ये मॉडल हमारी सरकार ने देखा कि सहकारिता अगर भारत को डेवलप करना है
तो छोटे लोगों का डेवलप करना है, छोटे ट्रेडर्स का, छोटे सर्विस प्रोवाइडर का, छोटे आर्टिजन का, और कंज्यूमर का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मोनोपोली भी ना आए, तो सहकारिता बनाए। और वो देखिए अभी बिगिनिंग हुई है, काफी उसमें तरक्की हुई है। अब अंत में अमूल आज भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी और फूड कंपनी है। पिछले साल हमारा टर्नओवर था 61,000 करोड़, इस साल बहुत अच्छा चल रहा है, 75,000 करोड़ हो जाएगा। 40 साल पहले मैंने जब ज्वाइन किया, और 75,000 करोड़, 40 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने सोचा भी नहीं था अमूल, उसका टर्नओवर था सिर्फ 112 करोड़। और जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ आ रही है पिछले 20-30 सालों में, उससे भी अगर 20-30% हम कम मान के चले, तो जब 2047 जब भारत शताब्दी मना रहा होगा, अमूल का टर्नओवर होगा 18 लाख करोड़। अरे वाह, डेयरी टू दी वर्ल्ड होगा। आपने तो मेरे मन में एक प्रश्न आपने डाल दिया, और उस पर बड़ी बहस हो सकती है। एक स्टार्टअप मॉडल है, एक टेक जाइंट्स का मॉडल है, और एक सहकारिता का मॉडल है। टेक जाइंट्स और दूसरी तरफ जीरो एक्सप्लॉयटेशन का मॉडल। इस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी क्या हो रहा है, आज जिस हिसाब से लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, तो पहली बात तो देखिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि आपको उसका जो फायदा लेना है लीजिए कनेक्टिविटी। पर यह देखना है कि जो आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एआई है, ये कैसे क्योंकि भारत का डेवलपमेंट तभी होगा जब छोटे लोगों का, छोटे एंटरप्रेन्योर, आज मगर मान लीजिए राजकोट में 200 छोटे छोटे पंप बनाने वाले हैं या स्टीम, वो अगर खुद का मार्केटिंग करें, खुद का ब्रांड करें, कैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल को कम्पीट कर सकते हैं। अगर यही लोग 200 लोग 250 लोग मिलके अमूल जैसे अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, मैन्युफैक्चरिंग की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, अपना ब्रांड बना के, अपने सर्विस इंजीनियर अपनी ब्रांडिंग करके बेचे, तो पूरे वर्ल्ड में बनता है। स्विस वॉचेस क्यों पहनते हो? वहां टेक सेंट्रलाइज कर रखा है क्वाड। यस माइक। हाँ जी, तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा करना है। बड़े टेक जो हैं वो यही ले रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बड़े बड़े जो आ रहे हो, छोटे लोगों की सर्विसेज को ले रहे हैं। ये विचार दर्शन की बात में मुझे 2 बिंदु और ध्यान आते हैं। इस देश में 2 महापुरुष हुए, एक महात्मा गांधी और दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोनों ने ही कहा कि समाज में जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसका पैरामीटर है, आपने जो स्मॉल की बात की, 3 स्मॉल्स की, अगर वो ठीक हो जाएगा तो समझो बाकी सबका ठीक हो जाएगा, मगर उसके साथ सहकार में उससे भी पुराना। ये विचार दर्शन है, एक संस्कृति का सूत्र भी है गुरु नानक देव जी का, सांझीवालता का दर्शन, अंत्योदय का दर्शन, गांधी जी का दर्शन, वो कैसे अमूल ने जमीन तक उतारा है। देखिए अमूल जो इस वक्त है, मैंने बताया भारत की सबसे बड़ी, अब इसको मल्टीनेशनल नहीं बढ़ेंगे, एफएमसीजी फूड कंपनी है, किसी भी मल्टीनेशनल से बहुत आगे है टर्नओवर में और बिजनेस में। पर सांझी की बात करें, इसके मालिक कौन है? इसके मालिक गुजरात के 36 लाख गरीब किसान परिवार हैं। उसमें से तकरीबन 70% लोग तो लैंडलेस और मार्जिनल हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, और एवरेज 2 से 3 गाय भैंस है। और आप देखेंगे इसमें हजारों लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उनके लिए जो ये एम्पावरमेंट की बात करें ना, उनको अपनी पति की इनकम या उसकी जो रोज वो दिहाड़ी पे जाए उसके डिपेंड नहीं करता। दूध देगी, पैसा लेगी, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्चा करेगी, अपने घर का रोज भी
सामान चाहिए जो भी किचन का वो लेके आएगी। तो छोटे लोगों को अगर उनको जो आत्मनिर्भरता दी, उनको जो डिग्निटी ऑफ लेबर दी, उनको जो कॉन्फिडेंस दिया स्पेशली महिलाओं को, वो बिकॉज उनको लगा कि हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं, इसमें हम रोज दिन में 2 बार जुड़े हुए हैं, और जितने हम इस पे डिपेंडेंट है उतने ही ये संस्था ब्रांड भारत के 140 करोड़ लोग हमारे पे डिपेंडेंट है। तो ये जो उनको कॉन्फिडेंस आता है, आप देखिए कितना उनका मतलब उनके विचार देखिए। और ये कोई आजकल में नहीं बना, ये 75 साल पुरानी संस्था है। और इस संस्था में अगर आप इसकी वृद्धि दर देखें, हर दशक की वृद्धि दर अपने पिछले दशक से ज्यादा है। उसका कारण क्या है वो आपने शुरू में बता दिया। क्या सहकारिता में अगर संस्कार नहीं है तो सहकारिता वो एजलेस या ग्रुप आएगी जाएगी। और आपने देखा कई सहकारी संस्था थे, पर ये चीज एप्लीकेबल मैं सहकारिता में नहीं कहता, किसी भी बिजनेस सेंटर पे अगर वो संस्कार के बेस पे नहीं है, उसके फाउंडर का डीएनए में वो संस्कार नहीं है, तो वो ज्यादा देर चलेगी नहीं। आपने बिल्कुल फाउंडर वाली वो बात की। एक व्यक्ति एक ध्येय लेकर चलता है और सफलता हासिल करता है तो व्यक्ति भी होता है, उसकी एक छोटी टीम भी होती है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के साथ वो ऐसी कौन सी विलक्षण टीम थी? और आपको तो खुद डॉक्टर कुरियन का सानिध्य मिला, दोनों चीजों को आपने कैसे देखा? देखिए, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि जब मैं कॉलेज से निकला इरमा से, मुझे एक ऐसी संस्था में काम करने का मौका मिला जिसमें डॉक्टर वर्गीज कुरियन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो 30 साल तक पहले थोड़े दूर थे, फिर काफी पास आते आते एंड में तो अंतिम कुछ साल तो बिल्कुल ही उनके साथ रहते थे। तो काफी कुछ दूर से देखने का, फिर बाद में पास जाके बात करने का, उनके काम करने के स्टाइल से बहुत ही जो आदमी को एक तो सीखने को मिलता है, एक उससे आपका विजन बनता है। और जिसे कहते हैं जो हमारी टीम है, जो आपने संस्कार की बात की, अमूल में जो आज संस्कार है वो हमारे फाउंडर श्री त्रिभुवनदास पटेल जो सहकारिता के फाउंडर थे जिन्होंने अमूल बनाई, और प्रोफेशनल डॉक्टर वर्गीज कुरियन वो हैं। और सहकारिता में जो संस्कार में सबसे ऊपर बात है कि इंटेग्रिटी, जो आपके पर्पस के प्रति डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म, उन सब को वो डॉक्टर कुरियन से सीखा। एक चीज दुग्ध क्रांति करनी है, ये तो जब तक नहीं हुई थी तब की बात थी। बाद में मेंटेन भी करना है, सस्टेन भी करना है, इसे बढ़ाना है, ये चैलेंज एक बड़ा आप लेकर चले। मगर उसके साथ देश में कई बार एक बहस चलती है, जो देश का जो विचार का तरीका है, अमूल दूध से देश प्यार करता है, ये देश गाय से भी प्यार करता है। मगर कुछ लोग बहस खड़ी करने की कोशिश करते हैं कि आप गाय से प्यार क्यों करते हैं? आप एक सामाजिक तौर पर कैसे देखते हैं? कोई चीज पॉलिटिकल हो सकती है, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं करता। देखिए, एक आप गाय से प्यार क्यों करते हैं? चलो मैं गाय से पहले, आपके घर में एक अगर डॉग है या कैट है, वो घर का फैमिली मेंबर होता है। गाय भारत में किसी भी परिवार में एक सदस्य के तौर पर रहती है, और ऐसा सदस्य जिसकी आप सेवा करते हैं वो आपको वापस प्यार और इकोनॉमिकल वैल्यू देता है। दूध देता है, आपकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी है। तो एक परिवार का सदस्य होने की वजह से आप उसको गौ माता कहते हैं, क्योंकि आपके बच्चों का, आप एक माता के बच्चों का दूध भी देना, घर का खर्च भी चलाना, बताइए कौन करेगा? माँ बाप भी तो करते हैं, इसलिए गाय को गौ माता कहते हैं। मैं जब पीछे आनंद गया था, आपसे मिला था, आप लोगों को हैरानी होगी, आजकल स्मार्ट वॉच बहुत पहनते हैं लोग।
कोई एप्पल की लेता है, कोई एंड्रॉयड की लेता है, मगर आपको एक अनोखी कहानी जो मुझे वहाँ पता चली वो कैसी है कि आप जो भी वॉच पहनते हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट वॉच अमूल की वो गाय भैंसें पहनती हैं, ऐसे प्रयोग हैं। कैसी वो वॉच है, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें क्या क्या पता चलता है? देखिए, स्मार्ट वॉच क्या है? अब डिजिटल एक आपने पहना है कि आपका हार्ट बीट, आपका सब, कितना आप कदम चले हैं जी, और कितना ब्लड प्रेशर, ये होता है मेनली, बिसाइड्स टाइम। पर जो आप इसी टेक्नोलॉजी को अगर आप गाय भैंस में यूज करें कि उनके गले में आप यही चीज लगा दे, तो उसको आपको पता चलता है कि सबसे पहले कि गाय या भैंस आपकी हीट में कब आई, क्योंकि यहाँ पे आपको उसको इंसेमिनेट करना है। अगर आपने वो 2-4-6 घंटे गवा दिए तो फिर 1 महीना वेट करो, फिर ऐसे डिलीवरी करो। बाकी अगर आप जब बीमार होते हैं तो क्या होता है, आपका फिजिकल मूवमेंट आपका कम हो जाता है। सेम जानवर में होता है, जब वो बीमार होगी उसका चलना, उसका बॉडी मूवमेंट, उठना बैठना कम, तो वो आपको उसके जो गले में जो आपका टैग होगा उसमें जो चिप होगी उसके जरिए एक सेंट्रल सर्वर के पास आएगा कि ये गाय की, ये भैंस की मूवमेंट कम हो गई है, ये बीमार होने वाली है, आप डॉक्टर जाके देख लो। या उस सर्वर में आ जाता है कि ये गाय अभी हीट में है, ज्यादा एक्टिविटी कर लिया, उसका इंसेमिनेशन करना है। तो ये है। बिसाइड्स इसके कि आपको कभी उसको ट्रीटमेंट करना, वो पुनः आप जब डॉक्टर जाएगा अपने आप ही वाईफाई से, ब्लूटूथ से आपको पूरा डेटा आ जाएगा कि इसका पिछला इलाज क्या था, पूरी केस फाइल आ जाती है। जैसे हम डॉक्टर के पास केस फाइल उठा के जाते हैं, या आजकल डॉक्टर आपके कंप्यूटर पे आपकी केस फाइल देख लेता है। देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज ह्यूमन बीइंग में तो हम बोल सकते हैं, पर टेक्नोलॉजी का जो जानवर बोल नहीं सकते या जिनकी भाषा हम समझ नहीं सकते, उनमें यूज ज्यादा हो जाए, और वही हम कर रहे हैं। नहीं, आप तो काफी आगे कर रहे हैं। आप सबको हैरानी होगी, सोडी साहब कह रहे हैं कि किसानों की कंपनी है। वो बहुत सरलता से ये बात कह देते हैं, मगर इनके विजन की बात बताऊं मैं, आप अंदर जाएंगे, आपने शायद मुझे अमित व्यास जी के पास भेजा था, तो आपको लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में आ गए, पेपरलेस ऑफिस, और वहां पर बैठकर ये देखना कि आंध्र प्रदेश में जो मेरा पशु है, जो किसान है, आज उसने उसका उस फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी है, दूध का कलेक्शन, ये विजन और नई से नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के लिए बिना किसान को परेशान किए या जानवर को आप इसकी प्रक्रिया क्या अपनाते हैं? हर साल के लिए कुछ टारगेट लेते हैं? नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के लिए क्या तरीका है? देखिए, पहली बात तो देखिए, ये नई जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसका यूज कहाँ हो सकता है? जहां कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, जहां नंबर ज्यादा हो, जहां रिमोट लोकेशन ज्यादा हो, और जहां ट्रांसपेरेंसी ना हो। कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण एक जो पहलू होता है कोऑपरेटिव या सहकारिता में, ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस। हमको छुपाने का नहीं। चाहे जब हम दूध लेते हैं किसान से, वो कंप्यूटर में वो जो बर्तन में डालेगी लेडी, अपने आप उसका वेमेंट हो जाएगा, उसका फैट प्रोटीन चेक होके उसके खाते में पैसा चला जाएगा, और उसके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपने कितना दूध दिया। तो ये ट्रांसपेरेंसी, गड़बड़ नहीं। इसी तरीके से जो आपने बोला कि जो एमडी अमूल डेयरी के जो मिस्टर अमित व्यास के गए, तो वहां पूरा स्क्रीन पे आपको सब कुछ लग जाएगा कि चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात के किसी गांव में किस रूट पे आज कितना दूध आया। नहीं, आपने मुझे भेजा, मैंने देखा एक ऐसा ऑफिस, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, पेपर भी नहीं है, डेयरी का काम सही है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी तो आज हमारा पूरा सिस्टम जो है सैप के थ्रू, एक तरफ 36 लाख किसान है, एक एक किसान की डेली की, दिन की 2 की इंफॉर्मेशन थी, दूसरे तरफ 10 लाख दुकानों तक हमारी कनेक्टिविटी। आपने एक साइड देखी, कौन से दुकान पे क्या माल पड़ा हुआ, क्या मिले। आपने अगर आज 100 ग्राम मक्खन खरीदा तो अगले दिन उसकी इंटेंट लग जाएगा हमारे पे कि इस दुकान से इतना माल बिका है, तो अपने को उसका प्रोटेक्शन करना है। तो मैं ये कह रहा था, इसलिए किसानों की संस्था को इस टाइप की डिजिटल टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ज्यादा जरूरी है बनिस्बत किसी मल्टीनेशनल, किसी कंपनी के मुकाबले। बिल्कुल। अब एक चढ़ता हुआ ग्राफ अमूल का हम सबने देखा है,
मगर हर जो यात्रा होती है उसमें कठिनाइयां भी आती हैं, डिफिकल्टीज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं। सबसे कठिन दौर अगर मैं कहूं, आप तो कॉलेज से निकलने के बाद आपने लंबा समय अमूल को दिया है, सबसे कठिन समय अगर कभी कोई देखा और उससे पार निकलने का रास्ता कोई इनोवेटिव तरीका था या सहज निकल गए, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, आप कोई भी, क्योंकि हम जिसमें बिजनेस में इसे बिजनेस, और ये नहीं कि एक बार कले से 24 घंटे का बिजनेस है, तो कठिन समस्याएं काफी लेवल पे आती है। अगर बहुत ही मैक्रो लेवल पे मैं उसको कठिनाई नहीं करूंगा, जो चैलेंज है आज की सहकारी संस्था को लीडरशिप है, बोथ पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारे पर त्रिभुवनदास पटेल जैसे, और प्रोफेशनल लीडरशिप जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की है। दूसरा, हमारी प्रोडक्टिविटी लो है पर एनिमल, उसको कैसे बढ़ाना है। तीसरा, डे टू डे पे तो छोटी काफी, अब कोविड था 2-2.5 साल पहले, पर वो भी मैं बात कर रहा था, देखिए कोविड सबके लिए था, वर्क फ्रॉम होम सबके लिए था, लॉकडाउन सबके लिए था, पर देखिए हमारी गाय भैंस तो लॉकडाउन में थी नहीं, किसान के पास तो बैंक बैलेंस भी नहीं होता कि वो घर पे बैठ के खा पी सके, बैंक से उसको इनकम भी चाहिए, गाय भैंस दूध मन नहीं करेंगे, उसको निकालना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ आप लोग घर पे बैठे हैं, अगर आपके घर पे दूध नहीं आया, आपके बच्चे को आपने दूध नहीं पिलाया, तो आप घर पे थोड़ा बैठोगे, आप तो स्कूटर या कार लेके निकल जाओगे, मुझे दूध ढूंढ के लाना है। तो वो जो टाइम था कि हमको दूध का प्रोक्योरमेंट संकलन भी चालू रखना है 36 लाख किसानों से, और करोड़ों लोगों को डेली दूध देना मुश्किल लग रहा था। पर पहली बात तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पहले दिन 24 मार्च को बोल दिया कि फूड एग्जेम्प्टेड है, बोल दिया, पर आपको ये देखना है कि नीचे लेवल तक इसको कैसे इंप्लीमेंट करना। एक रोड पे खड़ा कर पुलिस वाला या कांस्टेबल, उस बेचारे को क्या पता इस ट्रक के अंदर क्या जा रहा है, किसको मुझे जाने देना कि छोड़ना है। और अगर हमारे दूध की गाड़ी का टैंकर का ड्राइवर घर से जब जाएगा डेयरी पे, उसको तो कोई जाने नहीं देगा। और पास की तो बात भूल जाइए, तो आज रात को बोला, कल सुबह कहां से पास मिलेंगे। तो कैसे कोऑर्डिनेशन करना, डिफरेंट कलेक्टर से बात करना, डिफरेंट पुलिस हेड से बात करना, मिनिस्ट्रीज में बात करना, होम मिनिस्ट्री में बात करना कि भी आप ये इंडस्ट्री को एग्जाम्प्ट करो। खाली फूड इंडस्ट्री नहीं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हमारे जो पैकिंग वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनको भी आपको एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा, उनके लोगों को भी आने देगा। पर मुझे ये बात है जी बहुत अच्छा लगा, हम मानेंगे नहीं, हमारे अप्रोच करने की बजाय हमको सामने से लोगों ने अप्रोच किया। मैं आपको बताऊं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, अगले दिन सुबह मुझे फोन आ गया हमारे होम मिनिस्टर साहब का कि देखिए सोडी जी, ये लॉकडाउन हुआ है, पर को आपको ये देखना है कि शहरों में दूध आना चाहिए, और आपको जो प्रॉब्लम हो हमारे को बताओ। और यही नहीं, डेली के डेली पूरे 45 दिन तक डेटा भेजना है कि कितने किसानों से आपने दूध लिया और कितना दूध किस शहर में बेचा, ताकि पता चले आपको कोई दिक्कत तो नहीं। तो उससे हमको भी उत्साह मिला कि सरकार आपके साथ है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमको काम करना है। तो हमारे ना तो लोग, हमारे गाय भैंस से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, ना हमारे लोग कर रहे थे, तो काम चल रहा था। पर बहुत चैलेंजिंग ही था, पर बहुत सीखने को भी मिला कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो, ये मत सोचिए कि इसको नहीं निपटा सकते और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप इसके पीछे पड़ेंगे और लगे रहेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। एक कंज्यूमर के हिसाब का एक सवाल मैं लेता हूं। दूध का मतलब दूध है, आपकी क्वालिटी के लिए लोग आंखें मूंद के लेते, मगर दूध में जो वैरायटी है उसमें गाय और भैंस का दूध, दोनों में अंतर और दोनों के पोषण में अंतर, मार्केटिंग का अंतर मैं आपसे आगे पूछूंगा, पहले दोनों में क्या अंतर है? देखिए, गाय और भैंस के दूध में अंतर है, नो डाउट। गाय का दूध में जो होता है, जो फैट होता है, वो भैंस के दूध से तकरीबन आधा होता है, जबकि प्रोटीन लेवल मतलब आधा होगा, जबकि प्रोटीन लेवल में ज्यादा फर्क नहीं होता, 5-10%। तो इसलिए गाय का दूध जो होता है पाचन के हिसाब से सही रहता है, स्पेशली बच्चों के हिसाब से। और उसमें कुछ
जो बोलिए मिनरल्स विटामिन्स डिफरेंट होते हैं। गाय का दूध थोड़ा आपको येलोइश नजर आएगा, बट आपको जो ये भैंस का दूध है वो व्हाइट होगा। पर टेस्ट में भारत में लोगों को भैंस का दूध पसंद आता है। पर हमारा क्या कि ज्यादा दूध हम जो बेचते हैं वो मिक्स होता है, पर गाय का अलग करके और भैंस का दूध अलग करके भी हम बेचते हैं। पर ज्यादा दूध अगर ये नहीं लिखा हुआ था इसका मतलब वो मिक्स है, क्योंकि भारत में अभी भी 55-56% भैंस का ही दूध है। आपने टेस्ट की बात की, मैं अब अगला सवाल इसी पे पूछता हूँ आप तो विश्व बाजार का टेस्ट क्या होगा, आपकी टैगलाइन ही उससे लड़ जाती है कि आप कुछ भी बनाते रहते हो, आप कहते हो कि नहीं तुम्हारा कुछ भी होगा, टेस्ट ऑफ इंडिया यही है। आपने डार्क चॉकलेट में पूरी दुनिया को पछाड़ के रख दिया। ये कहानी कैसी है? डार्क चॉकलेट में तो इटली का, यूरोप का, इन सब का नाम होता था। गुजरात में आनंद से आपने बताया नहीं, ये सब नहीं। उन्होंने कहा मेरे ख्याल से कि पहले ये वाला टेस्ट को लेकर सवाल था। कैसी ये जर्नी कैसी थी और अभी प्रोडक्ट की स्थिति कैसी है? देखिए ऐसा है कि चॉकलेट में पहली बात तो हम आए क्यों, और अभी जो हमने मैसिव एक्सपेंशन किया क्यों किया। सिंपली जैसे दूध में किसानों को अच्छा भाव चाहिए, जो सस्ता उनसे करे, तो साउथ में कोको ग्रोवर्स काफी है और एक कैम्पको कोऑपरेटिव अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे लेती है। कैम्पको कर्नाटक की है और हाँ, सहकारिता के सहकारिता लगता है बड़ी अभी वो मैं उनके एमडी से बात करता हूँ, क्या कहते हैं, जब हमारी कमिटमेंट है किसानों को कि जो भी हो कोको का प्रोडक्शन करेंगे हम लेंगे, इरिस्पेक्टिव इंटरनेशनल प्राइस क्या है। बाकी जो बड़ी कंपनीज है मल्टीनेशनल, वो देखेंगे अगर इंटरनेशनल कोको की प्राइस क्या है तो सारा बाहर से इंपोर्ट करेंगी, तो बेचारा भारत का जो कोको ग्रो है क्या करे। और एक कोको ट्री को लगा के उसमें फ्रूट आने में 4 से 5 साल लगते हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर आपको गारंटी नहीं है कि आपके प्रोड्यूस किस रेट पे बिकेगा। यही तो चॉकलेट में हमने ये देखा कि दिन पे दिन भारत में चॉकलेट का कंजम्पशन बढ़ रहा है, पर दिन पे दिन उसमें कोको की क्वांटिटी कम होती जा रही है। दूसरी चीज है फिलर ज्यादा। सेकंड की आज का जो यूथ है, टीनेजर, हमने देखा वो उनका जो टेस्ट रिफाइन होके उनको ज्यादा कोको बेस्ड, कोको कंटेंट वाली चॉकलेट चाहिए। और जो मार्केट लीडर थे वो ज्यादा से ज्यादा चीनी और दूसरे प्रोडक्ट डाल के हर बार बढ़ाते जा रहे थे। तो हमने वो गैप देखा, हमने लॉन्च किया प्योर डार्क चॉकलेट, 55% कोको, 75% कोको, 85% कोको, 99% कोको, और बहुत सफल हुआ क्योंकि टेस्ट बहुत बढ़िया था और पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। और तीसरी जो भारत में सबसे मानी जाती है वो है कि अफोर्डेबिलिटी भी थी। सो अगर खाने पीने की चीजें में हितेश जी हमने देखा, जो पिछला हमारा एक्सपीरियंस है, अगर अब ये 3 चीजें को पालो तो आपका फूड प्रोडक्ट, आपका फूड ब्रांड ऊपर ही जाना है। सबसे ऊपर होता है जो आपने बोला टेस्ट, दूसरा न्यूट्रिशन और तीसरा अफोर्डेबिलिटी। अगर ये 3 चीजें आप मीट करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपने तो अमूल के भीतर से देखा, 3 चीजें देखी, हमने बाहर से एक चौथी चीज भी देखी थी। लोगों ने इसलिए लिया कि ये 3 चीजें तो होंगी ही क्योंकि अमूल बना रहा है ब्रांड। तो एक आपने कंज्यूमर का भरोसा भी जीता है। इस भरोसा जीतने की प्रक्रिया में जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो जैसा सेल्स और मार्केटिंग का अंतर होता है, किसी चीज को बेचना, दूसरा उसकी खपत बढ़ाना और उसके जरूरत को आइडेंटिफाई करते हुए सारे तार जोड़ के चलना। उसी में मैं पूछता हूं कि दुग्ध क्रांति लानी है वो तो ठीक है, मगर किसानों को इसके बारे में सेंसिटाइज करना, गुणवत्ता के लिए ज्यादा दूध कैसे मिले, क्वालिटी कैसे मिले, उन्हें एक मतलब खाली गाय भैंस से नहीं, उन्हें नेशनल कॉज से जोड़ देना, ये काम आपने कैसे किया? इसका मूल मंत्र क्या था? देखिए जो आपने बोला कि सरलता से बतानी पड़ती होगी, उसका फिलोसफिकल नहीं बताते होंगे, मगर किसानों को आप कैसे बताते हैं? देखिए जो अमूल ब्रांड है ना हितेश जी, इसके 2 पहलू है। एक किसानों वाला, क्योंकि उनको
आजीविका का साधन है, और दूसरी तरफ कंज्यूमर, जो आपने बोला ट्रस्ट की बात है, लॉयल्टी की बात है, जो आपने बोला डार्क चॉकलेट अमूल ब्रांड का है, क्यों देखिए लाखों करोड़ों कस्टमर्स का अमूल ब्रांड में जो फेथ है या लॉयल्टी है, खाली वही नहीं है, इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ है। ब्लाइंड फेथ वही जो आपका धर्म में होता है, जिसमें क्वेश्चन नहीं करते, और तभी आता है जब आपको लगता है पुश्तों से, सदियों से ये ब्रांड मेरे साथ है, मेरी भले की सोता है, मेरे साथ कभी चीट नहीं किया, मुझे कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया। और ये हमको, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन हमको मार्केटिंग में सिखा दे कि फिलिप कोटलर की मार्केटिंग सबने पढ़ी होगी, जो भी करते हैं। फिलिप कोटलर पढ़ा है? हाँ, आकर मायर बत्रा फिलिप कोटलर से हाँ, पढ़ा तो है। हमारा क्या है कि कभी ऐसा कोई मार्केटिंग गिमिक या चीज नहीं करनी कि जिससे आप सोचो कि कस्टमर को आप बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि मार्केटिंग में कस्टमर को उल्टा है, बड़े पैक में 50 ग्राम वेट कम कर दो, ठीक है, कोई चीज कंटेंट कम करके फिर दो 20% एक्स्ट्रा दे दी, वो बेवकूफ बनाने की बात है। या आप खाने पीने की चीजों में शुगर क्वांटिटी बढ़ा दो, और जो महंगी चीजें उनकी को कम कर दो। आप सोचते हो कस्टमर को पता नहीं चलता, पर जिस दिन उसको पता चल जाएगा गृहिणी को, तो जो आपकी ब्लाइंड फेथ है वो खत्म। दूसरी तरफ किसान की बात करें, देखिए किसान का जो सबसे पहले है कि उसको अपनी आजीविका देखनी है। अगर आप उसको सदियों से वेरी स्टेबल एंड रिमरेटिव रिटर्न दे रहे हो, तो उसका आपके प्रति वही ब्लाइंड फेथ आ जाता है कि मैं गाय भैंस रखूंगा, इन्वेस्ट में करूंगा, दूध तो मुझे भाव अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और पूरे तंत्र में अगर कुछ जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे हम लोग जॉब करते हैं, मेरे साथ जो लोग हैं मेरी टीम में, डेयरियों में, ट्रांसपोर्टर, सब ये सोच के चलते हैं कि चलिए हम अपने रोजी रोटी तो कर ही रहे हैं, रोजी रोटी तो कर ही रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट मिलेगा, पर उसके अलावा हम एक धर्म का कार्य भी कर रहे हैं। क्या है कि लाखों करोड़ों लोगों को जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो विधवा का कोई और सोर्स नहीं है, हम उसको एक इनकम का सोर्स दे रहे हैं, आजीविका का साधन दे रहे हैं। तो अब गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद मत जाइए, अगर हमने कोऑपरेटिव सहकारी संस्था में काम करके लाखों लोगों को आजीविका दी, धर्म का ही कार्य है। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब कोई यात्रा बढ़ती है, परिवार भी बढ़ता है। बड़े लक्ष्य के लिए इस परिवार को साधना, संभालना, ये भी एक चैलेंज होता है। नई पीढ़ी, क्योंकि किसान से आता है कि लोग छोड़ रहे हैं, नए कामों में जा रहे हैं, ये सारी चीजों का आता है। नई पीढ़ी सहकारिता के इस मुहिम से जुड़े, इसलिए काम से जुड़े, उसके लिए आप उन्हें कैसे सहयोग करते हैं, उन्हें कैसे बताते हैं? बिल्कुल सही। हालांकि कुछ फिल्में भी आई हैं, स्वदेश जैसी फिल्में भी आई हैं, बाहर से आके भी लोग कर रहे हैं, गाँव की तरफ लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। देखिए उसका ये जो प्रश्न हमारे लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है जो आपने पूछा, कि जो किसान की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो एजुकेटेड है, जो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, उसका एक्सपोजर, उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है हमारे से या हमारे से। उसको कैसे कन्विंस किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि आप गांव में रह के, कृषि में या डेयरी में रह के फूड का उत्पादन करें। क्यों करेगा? एक बात सुनिए, अगर आपका बच्चा हो, ग्रेजुएट हो जाए, क्यों करेगा गांव में? वो तभी करेगा कि जब उसको लगे कि ये स्टार्टअप है, ये मॉडर्न कंटेम्प्रेरी बिजनेस है, इसमें मेरा भविष्य बिल्कुल फेस, और मेरी महीने के एंड में या साल के एंड में मुझे अच्छी इनकम होगी, जो कि मैं शहर में जाके अगर नौकरी 15, 20, 25 हजार की कर रहा हूं, अभी ग्रेजुएट, मुझे उससे डबल मिले या उतनी मिले, तो मैं शहर गांव में रह के अपने घर पे रह के काम करता हूं। और उसको करने के लिए आपको डेयरी को बहुत मॉडर्न, टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड, और जो भी अच्छी चीजें, चाहे कंप्यूटराइजेशन हो, चाहे मेकिंग मशीन्स हो, चाहे पार्लर्स हो, ये सब लाने का। और उसके लिए अभी हम हजारों आज के युवाओं लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको शहर में जाके 10-15 हजार की नौकरी करोगे, डिलीवरी बॉय जोमेटो के बन जाओगे, उसकी जरूरत, आप गांव में हो, किसी बैंक से
आपको कोई भी बैंक अगर गांव में रह के डेयरी के लिए लोन मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग इंश्योर्ड है। आप अगर 25 से गाय भैंस रख लो धीरे धीरे, तो आप आराम से आज के तारीख में बैठ के 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए इनकम आप गांव में कमा सकते हो। और उसके लिए आपको स्टार्ट करने के लिए जो आपको शुरू में 15-16 लाख रुपए चाहिए, आप जितना अपना डालना डालिए, बाकी आपको बैंक से लोन मिल जाएगा इससे। और आज जाकर 25 दिन आप सोच सकते हो कि बढ़ते बढ़ते कितने। हमारी ऐसी डजन्स ऑफ महिलाएं हैं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, आज 1-1 करोड़ रुपए का दूध देती हैं। अभी पीछे हमारी जो अमूल की 75वीं सालगिरह थी, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने 10 महिलाओं को खुद चेक दिए 1-1 करोड़ के। अब मान लीजिए आप कौन सा और बिजनेस आप गांव में रह के उसमें 1 करोड़ में कम से कम आप कितना कमाओगे? जितना 30-40% मिनिमम कमा लोगे। वो इसलिए कमा लेते हैं क्योंकि गुणवत्ता आपने इंश्योर की है। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आपको जाना जाता है। तो ये जो गुणवत्ता के साथ आपने अमूल के लिए आपने पूरी जर्नी बताई, इसमें आपका भविष्य का लक्ष्य क्या है? प्रोडक्ट लाइन का भी पूछूंगा मैं, फाइनेंशियल गोल भी जानना चाहूंगा। देखिए, गुणवत्ता किसी भी खाने पीने की चीज किसी भी कंज्यूमर के अंदर जाती है, और इसीलिए तो आज अमूल अगर भारत में नंबर 1 फूड ब्रांड है, बिकॉज हमने शुरू से गुणवत्ता पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दिया है। हमारी जो जितनी भी डेयरी है उनकी क्वालिटी के ऑफिसर्स होंगे, फील्ड ऑफिसर होंगे, फिर स्टेट लेवल पे जो फेडरेशन, इनके अपने क्वालिटी ऑफिसर मानक होते हैं। तो एक बार हम दूध का चेकिंग, जो मंडली में दूध आएगा वहां होगा क्वालिटी का चेक। दूसरी बार जो मंडली से दूध टैंकर में जाके डेयरी में पहुंचता तब चेकिंग होता कि रास्ते में कहीं गड़बड़ तो नहीं। डेयरी में प्रोडक्ट बनाने से पहले स्टैंडर्ड्स मीट करना, पैकिंग से पहले उसकी मैंने तो ये भी देखा आप उसमें इतना सख्ती से एक रंग वाला वो है। वो तो अगर आपको हमारे यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने छेड़खानी की, एडल्ट्रेशन कुछ उसमें डाल दिया, तो हम डेयरी में आ गया अगर टैंकर 20,000 लीटर का, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब होगी, 8 से 10, तो उसको रिजेक्ट नहीं करते अगर उसमें एडल्ट्रेशन। उसमें लाल रंग डाल देते हैं कि कहीं भी ना बेच सके, ताकि उसको पेनल्टी लगे कि, और फिर वो सोचते हैं कि हमारे गांव की मंडली में किसने ये एडल्ट्रेशन वाला दूध दिया या रास्ते में। देखिए, जैसे आपने बोला ना, कस्टमर्स का जो ब्लाइंड फेथ है ना, ये वो कहानी है मुझे जो लगता है कहीं छपती नहीं। और अमूल जिसकी वजह से जाना जाता है, क्वालिटी चेक इतना ज्यादा है बहुत, क्योंकि उसमें जहां अगर हमने जो आपने बोला ना, 1 करोड़ों लोगों का इसमें ब्लाइंड फेथ है ब्रांड में कि ये मुझे प्योर अच्छी चीज देगा। अब उसमें अगर आप कहीं पे भरोसे में फेल हो गए, तो देखिए ये आपको आज से लेकर आने वाले, अब देखिए कितनी सदियां बाकी हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपने एक सहकार की परंपरा कोई नहीं, सहकार के अंदर संस्कार, लोगों का भरोसा, दोनों को आपने कायम रखा है, बनाए रखा है। और गांव से पलायन रोकने का काम जो अकेले राजनीति नहीं कर सकती, वो सहकारिता का ये मॉडल बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो पहचान लिया गया है, बिल्कुल पहचान लिया गया। और मुझे तो लगता है कि एक जो पंक्ति है प्रधानमंत्री जी के बोलने में भी आई, वो कि गांव कैसे चाहिए कि और शहर कैसे चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा, शहरों में भी जो स्मार्ट सिटी वाला था, कि शहरों की सुविधाएं और गांव की आत्मा, इन दोनों का मेल होगा तो ये देश बनेगा। बहुत बड़ी बात है। अमूल उस दिशा में काम कर रहा है। मुझे लगता है हम सबको अमूल की कहानी से प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है। इस देश की प्रगति में हम कैसे जुड़ सकते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और गुणवत्ता से समझौता करके आगे बढ़ने की कोई राह नहीं है, इसका प्रतीक है अमूल। बहुत बहुत धन्यवाद सोढी जी कि आज आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद जी।